हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस की कड़ी में आज हमारा ये अगला वीडियो है। यह वीडियो भी 67th जो बीपीएससी का प्री का री एग्ज़ाम हुआ था उसके हिस्ट्री के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण इसमें करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ और आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि जो डिस्कशन किए जाते हैं क्वेश्चंस के दौरान उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं इस डिस्कशन को, इसको मैं जांच करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं डिस्कशन के अंत में 4 से 5-6 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो मैं बना करके आपके सामने रखूँगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इसका उत्तर है लोथल। लोथल इसका उत्तर है। इसमें एक कालीबंगा है जो कि राजस्थान में था, राखीगढ़ी भी राजस्थान में था, और डावरकोट पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंध क्षेत्र में अवस्थित था। अब थोड़ा हड़प्पा काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और जो हड़प्पा काल में अन्य जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहाँ प्राप्त हुए हैं और इसके बारे में और उसकी क्या विशेषता थी, थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, हड़प्पा का सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी की जो सिंधु नदी के क्षेत्र में ही ये बसा था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, जब अंग्रेज़ जो एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उनके द्वारा यहाँ पर खुदाई का कार्य किया जा रहा था। उसी क्रम में यहाँ पर एक पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, और बाद में पता चला कि ये एक महान सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था। उनकी नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था काफ़ी उत्तम व्यवस्था थी वहाँ पर। और आज की जो नगर नियोजन आप देख सकते हैं एक, और जल निकासी की जो प्रणाली है, लगभग सेम इसी तरह की व्यवस्था उस समय थी, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के काल क्या थी, क्या काल अवधि थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इतिहासकारों में मतभेद है उसके काल निर्धारण के संबंध में। लेकिन फिर भी एक मोटी जो एक काल निर्धारित किया गया है, वो तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के पैदाइश से 2500 2500 वर्ष पहले से 1750 ईसा पूर्व तक यह सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में रहा था। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण जो एक स्थल है वो हड़प्पा है, जो कि आज के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला पंजाब में पड़ता है। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िला में पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदाड़ो, जो कि वो भी पाकिस्तान में के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला में मिलता है। और तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान में मिलता है। और चौथा है चानहुदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलता है। और जो भारत में मिलता है वो है रंगपुर, अहमदाबाद में है, काठियावाड़ अहमदाबाद में भारत में है। फिर अगला है कोट डीजी, जो कि पाकिस्तान के सिंध में ही प्राप्त होता है। फिर है एक और है रोपड़, जो कि भारत के पंजाब में मिलता है। फिर कालीबंगा है, जो कि राजस्थान गंगानगर ज़िले में पाया गया है। लोथल, जैसा कि मैंने बताया, गुजरात में अहमदाबाद काठियावाड़ में अवस्थित है। फिर आलमगीरपुर मेरठ में है। सुरकोटडा एक जगह है जो कि ये भी गुजरात में कच्छ में है। एक जगह है बनवाली, जो कि हिसार हरियाणा में है। एक जगह है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है कच्छ के रण में। और एक जगह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। एक जगह है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर में है। और अगला है देसलपुर, जो कच्छ गुजरात में है। अगर ये पूछा जाए कि गुजरात में कौन कौन से हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक कच्छ है, और दूसरा एक कच्छ में देसलपुर है,
और दूसरा आपका सुरकोत्दा है, कच्छ में ही है। और अगला जैसे कि बताया कि ये रोपड़ है, रोपड़ लोथल है अहमदाबाद काठियावाड़ में। और एक आपका फिर धौलावीरा आ जाता है कच्छ के रण में। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अगर इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि आने वाले वीडियोज़ के क्रम में हम उस पर चर्चा करेंगे। अब अगला प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। इसका उत्तर विजयालय ये है। इनके द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी। और अन्य जो इसके महत्वपूर्ण शासक थे वो थे आदित्य प्रथम, जो इसमें मेंशन है, और राजाराम प्रथम, ये भी उनके महत्वपूर्ण शासक थे। राजेंद्र प्रथम बहुत महान शासक थे उसके, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, ये सब उनके महत्वपूर्ण शासक थे, अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। चोल वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चोल वंश बेसिकली जो राजनीतिक उत्कर्ष इसका हुआ है 10वीं सदी के मध्य से प्रारंभ हुआ था। और यह बेसिकली दक्षिण भारत में अवस्थित एक महान साम्राज्य था। और चोल वंश की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी उसके स्थानीय प्रशासन। जो उस समय के जो स्थानीय प्रशासन थे वो स्वायत्त थे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे उसके स्थानीय शासन में। जिस तरह की अभी पंचायती राज व्यवस्था है, लगभग उसी तरह वहाँ पर भी उस तरह की व्यवस्था पाई जाती थी, जहाँ पर जो ग्राम के जो सदस्य थे वो स्वयं अपना मुखिया चुनते थे, कर लगाते थे और सभाएं करते थे। और जो राज्य सरकार था उसका हस्तक्षेप बहुत कम था। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन। इसका उत्तर है महाकश्यप। बौद्ध संगीति 4 हुई थी, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है, आप सुन सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। अजातशत्रु उस वक्त शासक थे और राजगृह में हुआ था। द्वितीय जो बौद्ध संगीति या बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे साबकामी। और शिशु नागवंश के कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा बौद्ध समिति या संगीति पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्तिस्य की अध्यक्षता में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा कश्मीर के कुंडनवल में ईसा के प्रथम शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में कुषाण वंश के शासक कनिष्क की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इस पर और भी कुछ डिटेल है जो कि पिछले वीडियो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरतार्जुनी पुस्तक के लेखक कौन हैं। अब अगला प्रश्न है कि किरतार्जुनी पुस्तक किसने लिखा था। इसका उत्तर है भारवी। भारवी द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई एक महान पुस्तक थी। और इसमें जो अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं शूद्रक, कालिदास, इसके बारे में भी देख लेते हैं। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी गई थी। और जो कालिदास है उनके द्वारा कई पुस्तकों की रचना की गई। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उनका विवरण इस प्रकार है। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। ये उनके 7 जो रचनाएं थी, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहला हो गया ऋतु संहार, दूसरा हो गया मेघदूत, तीसरा हो गया कुमार संभव, चौथा हो गया रघुवंश, पांचवा हो गया मालविकाग्निमित्रम, छठा हो गया अभिज्ञान शकुंतलम और सातवां हो गया विक्रमोर्वशीयम। ये सभी उनकी रचनाएं थी कालिदास की। अब अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनके द्वारा अपने विजय स्तंभ के रूप में तुर्की शासन की जब स्थापना दिल्ली सल्तनत में हुई तो एक विजय स्तंभ के रूप में उनके द्वारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत थे उनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किया था। लेकिन उसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश द्वारा इसको पूरा किया गया था। अब कुछ देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने और अन्य कौन कौन से जो स्थापत्य कला को जो निर्माण कार्य किए थे उनको देख लेते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो कि पहले जैन मंदिर थे और विष्णु मंदिर थे। इसके साथ ही साथ उसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में एक नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो कि एक संस्कृत विद्यालय थे पहले।
इसी तरह से इल्तुतमिश के काल में बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था और अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा बनाया था और ख़ुद अपना भी मकबरा उनके द्वारा बनवाया गया था। मकबरा निर्माण का जन्मदाता, जो मकबरा निर्माण की जो पद्धति थी, इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया था अपने देश में। तो ये सब उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे स्थापत्य कला थे जिनका विकास किया गया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है हरिहर और बुक्या। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद हरिहर और बुक्का द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसके पीछे कहानी यह है कि हरिहर बुक्का दोनों मंत्री थे। दक्षिण के एक राज्य थे कौम्पिली राज। जब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौम्पिली राज पर आक्रमण करके उसको जीत लिया गया तो हरिहर और बुक्का दोनों को उनके द्वारा कैद करके दिल्ली लेकर के कैद में रख लिया गया था। बाद में इन दोनों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये दोनों वहाँ से आज़ाद होकर के हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वो ये कि विजयनगर साम्राज्य में अनेक वंशों की हुकूमत रही और इन वंशों का क्या क्रम रहा, कब कब किस वंश की हुकूमत रही, इसके बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि संगम वंश जो हरिहर बुक्का था, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना की गई थी और संगम वंश के पतन के बाद यहाँ पर सालू वंश की स्थापना हुई थी और सालू वंश के बाद यहाँ पर तुलु वंश की स्थापना हुई थी। तुलु वंश के ही महान शासक थे कृष्णदेव राय और तुलु वंश के बाद यहाँ पर अगली जो वंश यहाँ पर हुकूमत में आई वो अरिवीडु वंश थे। तो ये क्रम कभी कभी सजाने के लिए आ जाता है। तो पहले संगम वंश आया, फिर सालू वंश आया, फिर तुलु वंश आया, फिर अरिवीडु वंश आया। तो एक क्रम को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें एक अन्य जो शासक देवराय प्रथम का उल्लेख है वो भी संगम वंश के ही शासक थे, जो कि हरिहर बुक्का के बाद इसको सत्ता पर काबिज हुए थे। उसके बाद अगला उसमें एक ऑप्शन है वीर नरसिंह राय। वीर नरसिंह राय के द्वारा ही तुलु वंश की स्थापना की गई थी, वो तुलु वंश के शासक थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? इसका उत्तर है जहांगीर। पिछला वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से बताया था कि कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उनके द्वारा यहाँ पर जो दूत भेजे गए थे। पहले सर हॉकिंस को भेजा गया था जहांगीर के दरबार में, बाद में थॉमस रो को भेजा गया था और हॉकिंस को 400 का मनसब भी दिया गया था, वो फारसी भाषा को ज्ञाता थे। इसके साथ ही साथ जो जहांगीर के काल में उसके द्वारा सूरत में अपनी कोठी खोली गई थी, उसके बारे में भी हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। इसके बारे में भी हमने पहले बता दिया है। अब अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? इसका उत्तर है मद्रास। पूर्व वीडियो में मैंने बताया था पूरा ये जो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो लाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो रेवेन्यू सिस्टम लागू की गई थी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, इसके बारे में हमने पूरे विस्तार से बताया गया था कि कहाँ कहाँ लागू हुआ था और किसके द्वारा लागू किया गया था और क्या उसमें चैलेंजेस थे, क्या समस्याएँ थी, किसानों को क्या समस्याएँ हुई इसमें। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित था? इसका उत्तर है वीडी सावरकर। इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया था कि 1857 के विद्रोह पर किसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डिस्कशन से अगले जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर अपने आप सॉल्व हो जा रहा है। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर अपने आप निकल करके सामने आ रहा है। यही लाभ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से, उसको एनालिसिस करने से। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है एनी बेसेंट। इसके बारे में भी हमने बताया था कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भी घटनाक्रम थे अलग अलग अधिवेशन में, इसके बारे में भी पूरे वीडियोज़ में चर्चा कर दी गई है।
अब अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें बहिष्कृत भारत जनरल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निकाला गया था। इसमें अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं, ज्योतिबा फुले के बारे में बता देना चाहते हैं कि वो भी एक महान समाज सुधारक थे। उनके द्वारा ही समाज में सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से दलित वर्ग के लोगों के लिए, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने बताया था पूर्व वीडियोज़ में कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुर और त्रिपुरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, लेकिन त्रिपुरी में महात्मा गांधी के साथ कुछ मुद्दों को लेकर उनका विवाद हो गया था और इस विवाद के चलते उनको अध्यक्ष पद से त्याग देना पड़ा था। अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद उनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, एक अलग पार्टी का गठन किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अब अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। ये इस पर भी पूर्व वीडियो में मेरे द्वारा बता दिया गया है। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें अलग अलग विभाग किस को प्राप्त। वित्त विभाग लियाकत अली खान को प्राप्त हुआ था, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे। सरदार पटेल को गृह विभाग प्राप्त हुआ था और रियासतों से संबंधित मामलों को इनको दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए थे, वो अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थे। और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था अंतरिम सरकार का। अगला प्रश्न है कि 1855 में संथाल विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था। इसका उत्तर है सिद्धू और कान्हू। इसके बारे में भी हमने पूर्व वीडियो में बता दिया है पूरा डिटेल्ड में कि संथाल विद्रोह कहाँ किस कारण से हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। इसका उत्तर है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही उसको आमंत्रण दिया था। इसी चंपारण सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद उनके साथ जुड़े थे। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में मैंने बता दिया है कि तिनकठिया पद्धति जो जबरन नील उपजाने का एक जो काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके विरोध में किसानों का आंदोलन था जिसको महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया था। और चंपारण सत्याग्रह पहला भारत में प्रयोग किया गया सत्याग्रह था गांधी जी का। अगला प्रश्न है कि महाबोध गया में किसने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो निरंजन नदी था, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, उसके नीचे वहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसमें एक और महावीर स्वामी का उल्लेख। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो रिजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। उस समय किसी नदी का नामकरण था रिजुपालिका। अब अगला प्रश्न है कि सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर है सत्येंद्रनाथ सान्याल। ये बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे, उनके द्वारा ही अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार से क्रांतिकारी माध्यम से लड़ने के लिए उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। अगला उत्तर है प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण और उसके सहयोगी थे फूलन वर्मा। उनके द्वारा ही बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है सासाराम। ये बहुत ही सरल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना द्वारा किया गया था। हमने बताया था कि क्रांतिकारी आंदोलन जब भारत में फैला तो वहाँ पर बहुत सारे जो क्रांतिकारी नेता थे उनको पकड़ करके ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दिया गया था। और इन ब्रिटिश सरकार के दमन से बचने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी लीडर विदेश चले गए और विदेश में रह करके उनके द्वारा अपनी गतिविधियों को संचालित किया गया। इन्हीं में से एक सोहन सिंह भाखना थे। उनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1857 के गदर के 100 साल पूरे होने पर। और प्रारंभ में इस पार्टी का नाम गदर पार्टी का नाम हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था। और इनके द्वारा उर्दू और हिंदी, मराठी, पंजाबी में गदर नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। अब अगला प्रश्न है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उदारवादी चरण के नेता थे, उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी जो 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 स्वाभिमान जो कृतज्ञता थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी जो कृतज्ञता थी उसको दिखाने के लिए उसके द्वारा इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से बातचीत करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता को कम करने के लिए भारतीयों से वो बातचीत करना चाहते थे। इस बातचीत के लिए उनके द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था लंदन में। और प्रथम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में हुआ था। ये डेट पूछे जाते हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, जिसको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, वो 1931 में हुआ था। और जो थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वह 1932 में हुआ था। इस समय ब्रिटेन के जो सम्राट थे उसका नाम जॉर्ज पंचम था और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे। जो फर्स्ट जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये असफल रहा था, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो कि उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन सांप्रदायिक विवाद के चलते जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो भी असफल रहा था। जो थर्ड राउंड टेबल इसका भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सांप्रदायिक जो विभाजन पैदा करने का, एक भारत में जो फूट डालो राज करो की नीति का जो एक उनका जो शासन प्रणाली था उसको एक विस्तार किया गया। उसके द्वारा उनके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति के जो न केवल मुसलमानों के लिए जारी किया गया, बल्कि दलित वर्ग को भी उसके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति की जो प्रणाली थी उसको प्रदान किया था। पृथक निर्वाचन पद्धति के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके तहत जो मुस्लिम जो उम्मीदवार थे उसका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसका उल्टा भी था कि मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम जो उम्मीदवार थे उसको ही चुन सकते थे, उसको ही वोट कर सकते थे। और दलित जो उम्मीदवार थे उसका भी इसी प्रक्रिया से चुनाव होता था। जो दलित वर्ग के लोग थे केवल वो दलित जो उम्मीदवार होते थे चुनाव में केवल उनको ही वोट कर सकते थे। तो एक तरह से जो भारतीय जो समाज था उसको विभाजन करने का एक ब्रिटिश सरकार की एक चाल थी, जिसको कि सांप्रदायिक जो पंचाट कहा जाता है हिंदी में, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है अंग्रेजी में। गांधी जी इसके अगेंस्ट थे और लेकिन जो बी आर अम्बेडकर थे वो इसके सपोर्ट में थे। उनको लगता था इससे दलितों का उत्थान होगा। और लेकिन गांधी जी द्वारा इस जो ब्रिटिश सरकार के प्रपोजल थे इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में रिलेशन ख़राब हो गया था। लेकिन बाद में पूना में 1932 में उन दोनों के बीच में एक समझौता कराया गया, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें बी आर अम्बेडकर को अपना जो स्टैंड था उसको वापस लेना पड़ा और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त करने पर सहमति बनी थी। अब अगला प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एस.एन. बनर्जी भी इसको कहते हैं। इसके द्वारा बंगाल में जो आम जनता थे उनके बीच में जागरूकता लाने के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? इसका उत्तर है जर्मनी। जर्मनी में उसको नेताजी का नाम दिया गया था। इसके पीछे क्या घटनाक्रम था ये पूरा मैंने विस्तार से पूर्व वीडियो में बता दिया है कि 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें अपनी भागीदारी को निभाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत को छोड़ करके वो जर्मनी चले गए थे और वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और इसके बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? इसका उत्तर है सूर्यसेन। इसको मास्टर सूर्यसेन भी कहा जाता है। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे
और वो क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में मैंने बता दिया है कि वो गोली और बम बंदूक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को यहाँ से ख़त्म करना चाहते थे। और शस्त्रागार, जो चटगांव शस्त्रागार था, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अपना जो हथियार और गोला बारूद रखा जाता था, उस पर इनको मास्टर सूर्यसेन क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर धावा दे करके उस जो वहाँ पर रखे गए थे, जो गोली बम बंदूक रखे गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसको लूटने का प्रयास किया गया था। अब अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका उत्तर है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह 1770-80 में बंगाल में ये आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था। बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उनके द्वारा कई तरह के शोषण किए गए वहाँ के लोगों का, जिसके कारण वहाँ भीषण अकाल पड़ा और तीर्थयात्रियों पर जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे कई तरह के, और इन प्रतिबंध के कारण वहाँ पर जो सन्यासी थे उनके तरफ विरोध किया। इसी घटनाक्रम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में चित्रित किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसका उत्तर क्रिप्स भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भी 1942 में हुआ था। लॉर्ड वेवेल का आगमन 1940 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल का आगमन। लॉर्ड वेवेल 1940 में आए थे भारत में गवर्नर जनरल बन करके, और उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कैबिनेट मिशन को भेजा गया था भारत। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के लाहौर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। पूर्व वीडियोज़ में मेरे द्वारा विस्तार से बता दिया गया है सभी अधिवेशन के बारे में। अगला प्रश्न है कि सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित है? इसमें JB कृपलानी संबंधित है, राजकुमार शुक्ल संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद हैं। इसे संबंधित नहीं है तो राम मनोहर लोहिया नहीं है, संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान संबंधित थे? इसका उत्तर है जगदीशपुर। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण। इन सारे कुछ प्रश्नों का काफ़ी डिटेल ढंग से पूर्व के वीडियोज़ में मेरे द्वारा बता दिया गया है, इसलिए अलग से इस पर चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हो रही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है चित्तरंजन दास। आपको बता चुके हैं कि 1922 में ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, और उसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था उसमें पार्टिसिपेट करना। अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन विभाग था? इसका उत्तर है खाद्य एवं कृषि। तो दोस्तों, आज का ये डिस्कशन था जो 67वीं BPSC के जो री एग्ज़ाम हुए थे उसके प्रश्न पत्रों का विश्लेषण हमने किया। आज थोड़ा जल्दी में हमने विश्लेषण किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसका एनालिसिस हमने पूर्व वीडियोज़ में किया था, और पूर्व वीडियोज़ का आप सुनेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएगी। और आपको इस वीडियोज़ के प्रारंभ में हमने बताया था कि कुछ प्रश्न आपसे इस वीडियोज़ के अंत में पूछा करेंगे, जिसका उत्तर आप अपने कमेंट में लिख करके देंगे। और कुछ प्रश्न को आपको मैं कुछ प्रश्नों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, आप उसका उत्तर मुझे बताएंगे कि उसका उत्तर क्या है, और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए, आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।